कार्यालयी हिंदी के स्वरूप पर जब हम विचार करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। जितने भी प्रकार की सामग्री शासन प्रशासन में होती है, कार्यालय में होती है, वो चाहे उसके अनुभागों के कारण हो, उस अनुभागों से जुड़ी हुई शब्दावली के कारण हो, तो हम देख सकते हैं कि उसमें अगर पत्र का प्रारूप बनाना है तो कहाँ दिनांक लिखा जाएगा, बाकायदा तिथि तो लिखनी होती है, तो उसका प्रारूप एक सुनिश्चित रूप में हमारे सामने आता है। दिनांक कहाँ लिखनी है और तिथि के साथ साथ फिर संबोधन कहाँ लिखना है, विषय कहाँ लिखना है, फिर कंटेंट को अंदर जो लिखा जाना है वो कैसे लिखा जाना है, पत्र जो हम भेज रहे हैं उसमें पत्र की संख्या के साथ साथ उसकी तिथि, उसके विभाग या अनुभाग का उल्लेख, मंत्रालय का नाम, विभाग का अनुभाग का नाम विधिवत उसमें शामिल किया जाता है और उसकी अपनी एक परिपाटी है, उसकी अपनी एक परंपरा है। उस पत्र के प्रारूप को अंग्रेजी हिंदी में यथासंभव यथारूप बनाने का प्रयत्न अनुवाद के माध्यम से किया जाता है। उसका एक ढांचा है, उस ढांचे को बरकरार रखने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरह ये जो वाक्य जिनकी चर्चा हम अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में प्रयुक्तियों के अनुवाद के संदर्भ में करते हैं, उनमें इस ढांचे को देख सकते हैं। प्रशासनिक अनुवाद की अपनी एक अवधारणात्मक शब्दावली अगर न हो तो फिर हम प्रशासनिक सामग्री का अनुवाद ठीक से नहीं कर पाते, विधिवत नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दावली के अपने नियम हैं। उनको किसी प्रपत्र में, किसी परिपत्र में, फॉर्म में, संहिताओं में, किसी नियम और कानून की सामग्री में, अधिनियमों में हम इसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे किसी ड्यूअलिटी का, किसी दोहरे अर्थ, द्विअर्थी भावना को हम नहीं शामिल होने देना चाहते। प्रशासनिक टिप्पणियों में, प्रारूपों में, पत्रों में, प्रतिवेदनों में, पदनामों में, विभागों में, अनुभागों में इसी शब्दावली का प्रयोग अनुप्रयोग अनिवार्य होता है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता वो अपेक्षित होती है। इस शब्दावली के निर्माण का मूल दायित्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जानते हैं, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले कार्यालय को, यानी उसके एक प्रकार से राष्ट्रीय महत्व के कार्यालय जिसको CSTT या वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग कहा जाता है, उसको दिया गया, जिसको कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ये नाम दिया गया। ये जो शब्दावली बनती है ये केवल शब्द का अर्थ निर्धारित नहीं करती, क्योंकि शब्द का अर्थ निर्धारण करने का कार्य तो शब्दकोशों में होता है, कोशविद करते हैं, लेकिन ये तो एक कंसेप्ट है, एक परत दर परत, लेयर पर लेयर लगाने वाली शब्दावली होती है और ये शब्द से भिन्न होती है। इसीलिए शब्द में और शब्दावली में अंतर होता है और शब्दावली आयोग ने अंग्रेजी हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण करके इस बात को सिद्ध भी किया है। इसलिए टिप्पण प्रारूपण जो है नोटिंग ड्राफ्टिंग के लिए हिंदी में निर्धारित है, लेटर राइटिंग के लिए पत्र लेखन है, चिट्ठी और पत्र में अंतर है। इसी तरह प्रशासनिक अनुवाद की आधारशिला ये शब्दावली है। इस शब्दावली को हम अनेक रूपों में देख सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में ऑफिसर शब्द है, तो हिंदी में ऑफिसर के लिए अधिकारी शब्द बनाया गया। ऑफिसर के पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, निर्णय लेने के, एक्शन लेने के, कार्य को निष्पादित करने के। वो उसके पास ये अधिकार इस रूप में होते हैं कि इस दायरे में, इस सीमा में वो ये कार्य स्वतः निर्णय लेते हुए कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक ट्रांसपेरेंट सा, एक पारदर्शी सा हिंदी शब्द हमने बनाया जिसको अधिकारी कहा गया। अब प्रोबेशनरी ऑफिसर हो तो पर्यवेक्षण अधिकारी हो गया, फाइनेंस ऑफिसर हो तो वित्त अधिकारी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो तो प्रशासनिक अधिकारी हो गया। जैसे ही शब्द बदलता जाएगा पहला, उसके प्रतिशब्द समतुल्य निर्धारित मानक शब्दों को रखते हुए ऑफिसर के लिए अधिकारी शब्द यथारूप चलता रहेगा। ये आयोग ने इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा है।
वो ये कि यदि एक स्थान पर किसी एक अंग्रेजी शब्द का समतुल्य हिंदी शब्द बन गया, जैसे ऑफिसर के लिए हमने अधिकारी शब्द बना लिया, तो जहाँ कहीं भी ऑफिसर शब्द आएगा, जिस किसी के साथ आएगा, पहले या बाद में आएगा, वहाँ पर वो अधिकारी शब्द ही रहेगा। आयोग इसके लिए कमीशन है, जैसे अभी हमने कहा कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, तो आयोग के लिए कमीशन शब्द बन गया। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, तो वहाँ हमने संघ लोक सेवा आयोग, कमीशन वहाँ भी आयोग ही है। ये आयोग शासन में, प्रशासन में, विधि में, वित्त में, वाणिज्य में, जहाँ भी कहीं आएगा उसका आयोग का कमीशन के लिए आयोग शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे एडहॉक अपॉइंटमेंट होता है तो तदर्थ नियुक्ति है, एडहॉक के लिए तदर्थ है। यानी हम जब एडहॉक की अवधारणा को समझेंगे कि कोई व्यक्ति छुट्टी पर गया है या कोई पद खाली है, अभी उस पर स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है, तो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, अधिकतम 4 महीने के लिए यदि किसी को उस पद पर अपॉइंट करना है, नियुक्ति करनी है, उसको एडहॉक अपॉइंटमेंट कहते हैं। तो तदर्थ नियुक्ति, उसके लिए तदर्थ, तद अर्थ। अब अगर शब्दों के संधि और विच्छेद को ध्यान में रखें तो अर्थ भी समझ में आता है, बोधगम्य होता है, लेकिन अंग्रेजी की शब्दावली को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों का गठन या निर्माण, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जैसे अंग्रेजी में अप्रूवल है, अगर हमें अपने अधिकारी से, अपने किसी वरिष्ठ पदाधिकारी से किसी कार्य के लिए अप्रूवल लेना है, मुझे कूलर खरीदना है, मुझे एयर कंडीशनर खरीदना है, मुझे कंप्यूटर खरीदना है, तो मुझे अपने जो सक्षम समर्थ अधिकारी मुझसे वरिष्ठ होगा, जिसके पास ये अधिकार होगा कि वह खरीदने और न खरीदने का डायरेक्टिव दे सकता है, निर्देश दे सकता है, तो वो अप्रूवल। या मुझे मान लीजिए कि 10 दिन की छुट्टी लेकर कहीं शहर से बाहर जाना है, तो मैं उसके लिए फिर अनुमोदन का अनुरोध करता हूँ, अपना एक आवेदन पत्र, एक निवेदन पत्र मैं देता हूँ, और उस पर मुझे सक्षम अधिकारी का अगर अप्रूवल मिल जाता है, अनुमोदन मिल जाता है, तो मैं फिर निडर होकर निर्बाध गति से शहर से बाहर जा सकता हूँ। लेकिन वो अनुमोदन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, तो इसको अप्रूवल कहते हैं। कुछ खरीदने के लिए अप्रूवल लेना, कुछ बेचने के लिए अप्रूवल लेना, शहर से बाहर छुट्टी लेने के लिए, या और किसी भी संदर्भ में यदि सक्षम अधिकारी से अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए अनुमोदन शब्द बनाया गया। एक्शन शब्द के लिए कार्रवाई शब्द है। कार्यवाही और कार्रवाई दोनों में अंतर है। कार्यवाही जो होती है वो प्रोसीडिंग्स है, किसी मीटिंग में किन किन मुद्दों पर बात की जानी है, वो कार्यवाही है। और अगर किसी किए गए कार्य पर एक्शन लेना है, किसी के विरुद्ध एक्शन लेना है, किसी कार्य पर कार्रवाई करनी है, तो वो कार्रवाई शब्द है। ये इसमें सामान्यतः भ्रम हो जाता है, इसलिए कार्रवाई की जगह कार्यवाही या कार्यवाही की जगह कार्रवाई, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। संस्तुति जो है वो रिकमेंडेशन है। अगर मुझे किसी पद के लिए आगे आवेदन करना है, निवेदन करना है, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का, किसी नामी गिरामी व्यक्ति का अगर उपयोग करना चाहता हूँ, या मान लीजिए कि मेरे इमीडिएट बॉस से, जो मेरा तत्काल अधिकारी है, उससे मैं किसी उच्च पद के लिए अपनी एप्लीकेशन को आगे भिजवाना चाहता हूँ, तो वो रिकमेंडेशन है। रिकमेंड करना यानी एक प्रकार से संस्तुत करना, यानी वो अधिकारी मेरे नाम की संस्तुति करते हुए एक प्रकार से यह संप्रेषित करता है कि मैं इसके लिए योग्य हूँ, मैं इसके लिए अधिकारी हूँ, कैपेबल हूँ, इसको इस पद के लिए विचार किया जा सकता है। ये संस्तुति है। फॉरवर्ड करना और संस्तुत करना दोनों में अंतर है। फॉरवर्ड करना एकदम तटस्थ भाव से अग्रसारित कर दिया, भाई मुझे आपने अधिकारी होने के नाते अपनी एप्लीकेशन ऊपर भेजने, किसी दूसरे मंत्रालय में भेजने के लिए अनुरोध किया, तो मैंने बिल्कुल सहज रूप में उसको फॉरवर्ड कर दिया। अब फॉरवर्ड का मतलब है मैं न तो इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, न इसका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन संस्तुति जो है वो रिकमेंडेशन है। ड्राफ्ट के लिए प्रारूप है, कच्चा रूप, प्रा माने पहला। अगर कोई लेटर लिखना है, कोई पत्र लिखना है,
उस पत्र को लिखने से पहले उसका एक कच्चा रूप बनाकर तैयार करके अधिकारी के पास ले जाते हैं। अधिकारी उसको देखकर उस पर अपना एक प्रकार से अनुमोदन करता है, अप्रूव करता है कि ये ठीक है, इसको आप फुल एंड फाइनल लेटर हेड पर टाइप करके ले आइए, और फिर उसको वो हस्ताक्षर करके भिजवाने की बात होती है। तो जब तक हस्ताक्षर नहीं होते वो प्रारूप है। जब हस्ताक्षर हो गए और कार्यालयी पंजीयन जो प्रक्रिया है उसमें रजिस्टर में, डिस्पैच में उसकी एंट्री या प्रविष्टि हो गई, तो फिर वो एक प्रकार से पत्र बन जाता है। इसी तरह कैंडिडेट अभ्यर्थी होता है या प्रत्याशी होता है। राजनीति में कैंडिडेट प्रत्याशी होता है, और कहीं इंटरव्यू में, किसी परीक्षा में यदि कोई व्यक्ति जा रहा है और वो अप्लाई करता है तो वो कैंडिडेट होता है, अभ्यर्थी के रूप में उसको जाना जाता है। कॉम्पनसेशन जो है ये एक प्रकार का मुआवजा है, जिसे क्षतिपूर्ति भी कहते हैं। अगर कहीं कोई किसी कारण से किसी स्थान पर कोई हानि पहुंची है तो व्यवस्था या कार्यालय या अधिकारी उस हानि की क्षतिपूर्ति कैसे करे, उसका मुआवजा देकर, यानी पैसा देकर या अन्य किसी प्रकार से उसको लाभ पहुंचाकर उसको पूर्ति की जाती है। इस तरह हिंदी की जो प्रशासनिक शब्दावली है उसमें अंग्रेजी की शब्दावली को बहुत बड़ी संख्या में यथावत रखने का भी एक निर्णय शब्दावली आयोग ने लिया है। उसमें कोई अंतर या कोई अनुवाद, कोई जबरन हिंदी में अंतरण या भारतीय भाषाओं में अंतरण नहीं किया गया। जब हम उसके सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो हमें उस आयोग की शब्दावली निर्माण की उदारता भी दिखाई देती है। यदि शब्द उसी रूप में प्रयोक्ता समुदाय में रच-पच गए, स्वीकृत हो गए, बोधगम्य हो गए, तो फिर उनका अनुवाद नहीं किया, उनको यथावत रखने की एक संस्तुति की गई। जैसे ग्रेडिंग है, तो हम कहने को श्रेणी कह दें, लेकिन श्रेणी तो नहीं है, वो तो डिवीज़न है। तो ग्रेड जो है उसको ग्रेड रूप में रखा गया, लियन को लियन रखा गया, ड्यूटी को ड्यूटी रखा गया, ग्रेच्युटी है, वारंटी है, बोनस है, चेक है, पेंशन है, अलार्म है, शेयर है, टॉर्च है, सेल है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, पेट्रोल है, डीजल है ना। इनको, और जो चिकित्सा के क्षेत्र में और जो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर जो शब्दावली है उसे यथावत रखने की संस्तुति की गई है। उसमें जबरन अनुवाद करने का कोई दुराग्रह आग्रह नहीं है। इसलिए प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत बहुत हैं। अंग्रेजी से भी यथावत शब्द रख लिए गए हैं, संस्कृत से सैकड़ों हजारों शब्द हमने बोरो किए हैं, उनसे उधार लिए, और फिर वो हिंदी भाषा की संस्कृति का हिस्सा बन गए। क्योंकि संस्कृत तो एक प्रकार से जननी है। हिंदी की शब्द संपदा या भारतीय भाषाओं की शब्द संपदा, उसके स्रोत खोजें तो वो हमें संस्कृत में मिलेंगे। न केवल भारतीय भाषाओं की शब्द संपदा, अपितु दुनिया की अनेक भाषाओं की शब्द संपदा पर विचार करें तो उसके स्रोत हमें संस्कृत में मिलेंगे। संस्कृत तो स्रोतस्विनी भाषा है, इसलिए उसने न जाने कितनी देश विदेश की भाषाओं को शब्द बनाने की प्रक्रिया दी, शब्द निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और शब्दावली भी दे दी। इसलिए भ्रातृ से ब्रदर बना, मातृ से मदर बना, पितृ से फादर बना, ऐसे बहुत सारे शब्दों पर अब खोज हो रही है, अनुसंधान हो रहा है। पाली, प्राकृत, ये भी स्रोत है। बहुत सारे शब्द पाली से हिंदी में आए हैं, बहुत सारे प्राकृत से आए हैं, बहुत सारे अपभ्रंश से आए हैं, और अनेक शब्द फारसी से, पर्शियन से आए हैं, उर्दू से आए। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ से आए, देश विदेश की भाषाओं से भी आए और भारतीय भाषाओं से भी आए। क्योंकि अगर मध्यकालीन भारत में देखें तो राजकाज की भाषा फारसी थी, उर्दू अरबी उसकी सहायिकाएँ थीं। उसके बाद अंग्रेज़ का बीज हुए तो अंग्रेज़ी हो गई। तो हिंदी ने बड़ी उदारता से न केवल भारतीय भाषाओं से, क्षेत्रीय भाषाओं से, देश विदेश की भाषाओं से, जहाँ कहीं भी कोई शब्द सार्थक लगा, समुचित लगा और विषय विशेष को अभिव्यक्ति देने में सक्षम समर्थ लगा, उसको स्वीकार कर लिया। हर शब्द को जबरन बदलने, जबरन अनुवाद करने की पद्धति नहीं अपनाई। इसलिए अंग्रेजी या
उर्दू या फारसी या अपभ्रंश या पाली या प्राकृत आदि जितनी भी भाषाएं हैं वहाँ से शब्द निर्माण करते हुए शब्दावली आयोग ने अवधारणात्मक शब्द को स्वीकार किया, उसका सम्मान किया। और हिंदी प्रशासनिक शब्दावली का मूल आधार यूँ, अगर आज की हिंदी की बात हम करें, वो चाहे बैंक में, बीमा में, वित्त में, वाणिज्य में, विज्ञान में, तकनीक में, प्रौद्योगिकी में, शिक्षा में, ज्ञान में, जहाँ कहीं भी अगर हम आज की शब्दावली की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ी भूमिका तो अंग्रेजी की है। हमने अंग्रेजी के शब्दों को सामने रखा, उन शब्दों के समतुल्य सममूल्य हिंदी शब्दों का निर्माण किया, धातु चुनी संस्कृत से, उपसर्ग लगाया, प्रत्यय लगाया, कहीं केवल उपसर्ग, कहीं केवल प्रत्यय, कहीं दोनों लगाए, और कहीं आधा अंग्रेजी आधा हिंदी जोड़ा, इससे भी शब्द बना दिए। संस्कृत के उपसर्गों से, धातुओं से, प्रत्यय से, और कहीं इन सब का आशय लेकर इनके योग आदि से शब्द बनाए, शब्दावली बनाई। कहीं कहीं आधा अंग्रेजी आधा हिंदी का शब्द जोड़कर उसका भी निर्माण किया, जैसे रेलगाड़ी, ट्रेन के लिए रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का। मतदान बूथ, अब जो वोटर बूथ होता है, जहाँ पर वोटिंग सेंटर होता है, वहाँ पर जो बूथ बनते हैं उसके लिए बूथ ही रख दिया, मतदान बूथ। जैसे जिला मजिस्ट्रेट, तो जिला शब्द लिया और मजिस्ट्रेट एज इट इज़ ले लिया। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन अंग्रेजी का लिया और करण हाइड्रोजनी बना दिया, ऐसे उससे हाइड्रोजनीकरण बन गया। संस्कृत भाषा की संश्लिष्ट प्रकृति, इसके कारण मूल शब्द या धातु के साथ उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर भी बड़ी संख्या में शब्दावली बनाई। आयोग ने ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कार्य किया, न जाने कितनी प्रतिभाओं का रचनात्मक उपयोग किया, कितने भाषाविद, भाषा वैज्ञानिक, विषयविद, शासन प्रशासनविद, इन सबको एकत्रित किया, बैठाया। विधि से भी बहुत सारे शब्द लिए, क्योंकि विधि मंत्रालय ने भी जो विधि शब्दावली बनाई थी वो जिस तरह के शब्दों का निर्माण हुआ और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ, उन शब्दों को भी देखेंगे तो कंसेप्चुअली वो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। विधिक, विधि संबंधी, संविधि। अब विधि शब्द एक है, उससे कितने शब्द बन रहे हैं? विधिक बन रहा है, संविधि बन रहा है, वैधानिक बन रहा है, विधायी बन रहा है, विधेयक बन रहा है, विधायक बन रहा है, और संविधान आदि शब्द भी बन रहे हैं। सचिव से, अब सचिव शब्द जो है वो सेक्रेटरी के लिए, सेक्रेटरी अंग्रेजी का शब्द है, हमने हिंदी में सचिव बनाया। फिर जब सेक्रेटरी से सेक्रेटरीएट बनता है तो सचिव से सचिवालय बनता है। ऐसी सचिव से उप सचिव बनाया, डिप्टी सेक्रेटरी, फिर अपर सचिव बनाया, फिर संयुक्त सचिव बनाया, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर संसदीय सचिव बनाया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, फिर पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सचिव बनाया, फिर महासचिव बनाया, जनरल सेक्रेटरी, फिर सचिवालय बनाया, पार्लियामेंट, तो सेक्रेटरीएट। तो ये तमाम तरह के शब्द हैं। ये अगर मूल एक शब्द बना लिया, फिर उस शब्द से यदि अंग्रेजी में अनेक शब्द बन रहे हैं तो फिर उसी पद्धति से, उसी प्रक्रिया से हमने भी हिंदी में बहुत सारे शब्दों को जोड़ जोड़ कर बनाया। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग, फिर उसकी प्रशासनिक शब्दावली में प्रचुर मात्रा में उपादेयता, इसका निर्धारण, ये सब भी किया। जैसे बेल शब्द विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में है, तो बेल के लिए हमने जमानत बना दिया। जैसे कंप्लेनेंट है तो उसके लिए फरियादी है, अब वो फरियादी शब्द चल रहा है, जमानत शब्द चल रहा है आज भी। कॉम्पनसेशन, जिसको हम क्षतिपूर्ति अब कह रहे हैं, मुआवजा शब्द अभी चल रहा है। बेदखली, है ना, ऐसे ही मुअत्तल, सस्पेंड करना, सस्पेंशन करना, ऐसे कुछ ऐसे शब्द जो पुलिस में, जो अदालतों में, जो कानून के क्षेत्र में, एफिडेविट के लिए हलफनामा चल रहा है, हिंदी में हमने शपथ पत्र हालांकि उसके लिए बना लिया। बर्खास्तगी, डिसमिसल, है ना। तो ये इस तरह के शब्द भी उर्दू, अरबी, फारसी के जो प्रचलन में थे, प्रयोग में थे, हमने उन शब्दों का भी उनकी स्वीकृति की। प्रशासनिक शब्दावली, जिसमें उसकी जो रीढ़ है, उसकी जो बैकबोन है, अगर उस पर बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि निश्चित रूप से अनुवाद की पद्धति महत्वपूर्ण बनी। हमने अंग्रेजी के शब्दों को सामने रखा और फिर उसके समतुल्य उसी भाव का अंतरण करते हुए, उसी मंतव्य को अनुवाद करते हुए हमने ध्यान में रखा। जैसे ऑर्डर है तो आदेश है,
और इंस्ट्रक्शंस के लिए भी कहीं कहीं आदेश है, डायरेक्शन के लिए निर्देश है, और ऑर्डिनेंस के लिए अध्यादेश है, और इसी तरह कमांड के लिए समादेश है, फिर ऑब्जर्वेशन के लिए मंतव्य है, ओपिनियन के लिए मत है, और व्यूज़ के लिए विचार है। इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रशासनिक जो हिंदी में निर्मित शब्दावली है उसमें कहीं देशज, कहीं ग्रामीण, कहीं आगत, कहीं आयातित ऐसे शब्दों का प्रयोग, सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में है। कोई आग्रह दुराग्रह शब्दावली आयोग का शब्द निर्मिति के समय नहीं रहा। रसीद, रिसिप्ट के लिए रसीद शब्द हमने स्वीकार कर लिया और वो चल रहा है। खाता, अकाउंट के लिए खाता शब्द है। निपटारा, भाड़ा, छूट, ठेका, ये सब लोक में प्रचलित वो शब्द हैं, उनको यथावत ले लिया गया और वो चल रहे हैं। अंग्रेजी शब्दों की अवधारणा के आधार पर हिंदी में समतुल्य पर्याय शब्दों का निर्माण और प्रयोग, ये प्रशासनिक हिंदी और प्रशासनिक हिंदी अनुवाद में विधिवत किया गया। उसकी अपनी एक सैद्धांतिकी है, उसके आधार पर किया गया। जैसे कंडीशन के लिए प्रतिबंध है और कंडीशन के लिए शर्त भी है। अब ये संदर्भ सापेक्ष चयन, जिसको हम सटीक चयन, सार्थक चयन, संदर्भ सापेक्ष चयन कहते हैं, ये हमें करना होता है। डेट है, दिनांक भी है, तारीख भी है, तिथि भी है। ड्राफ्ट है, मसौदा भी है, प्रारूप भी है। रिकमेंडेशन है, सिफारिश भी है, संस्तुति भी है। इस तरह प्रशासनिक अनुवाद की अत्यंत महत्वपूर्ण अपेक्षा, आवश्यकता, इसको ध्यान में रखकर प्रशासनिक शब्दावली अंग्रेजी की तर्ज पर हिंदी में बनाई गई। इसके जो सिद्धांत हैं वो वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए तर्क और वितर्क किए गए, विमर्श किए गए, अवधारणात्मक उसकी सार्थकता को विचार किया गया। ये महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत सहज होता है यह कहना कि शासन प्रशासन में प्रयुक्त हिंदी की जो शब्दावली है वो बड़ी क्लिष्ट, बड़ी कठिन, बड़ी दुरूह है, उसे सरल किया जाए। सरलता के नाम पर हम भाषा की विद्रूपता को अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए अनुवाद करने वाले अधिकारियों को या हिंदी का कार्यान्वयन करने वाले अधिकारियों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर सप्लाई शब्द है और सप्लाई के लिए आयोग ने आपूर्ति शब्द बनाया है तो आपूर्ति ही उसके लिए सार्थक है। उसकी जगह कोई दूसरा शब्द रखेंगे तो अर्थ का अनर्थ होगा। हम ऐसे अनेक उदाहरणों से इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि आपूर्ति की अपनी एक वैधानिकता है, आपूर्ति का अपना एक शासकीय दायरा है। उस दायरे से बाहर उसे निकालेंगे तो वो अनर्थ करेगा। एक्सप्लॉइट है, एक्सप्लॉइट शोषण भी है, एक्सप्लॉइट दोहन भी है। अब हमें विचार करना होगा अनुवाद करते हुए कि कहाँ वो शोषण होगा और कहाँ वो दोहन होगा। ऐसी बहुत सारी जो जन सामान्य के लिए सूचनाएं होती हैं, जो जन सामान्य के वितरण के लिए प्रचार सामग्री होती है, या जो जन सामान्य के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा और उसकी शब्दावली होती है, वो चाहे हॉस्पिटल्स में देखें, बैंकों में देखें, या चलते फिरते सड़क पर देखें, होर्डिंग्स पर देखें, पोस्टर्स पर देखें, बैनर्स पर देखें, तो उनमें थोड़ी सी लापरवाही से, अज्ञानता से या नासमझी से बहुत एक प्रकार के निरर्थक शब्दों का प्रयोग या जो संदर्भ सापेक्ष अपनी सार्थकता को सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रयोक्ताओं की भाषा के प्रति अगंभीरता को, उनकी उदासीनता को उद्घाटित करता है। भाषा का दोष नहीं है, दोष अगर है मान लीजिए तो ये अज्ञानता का है, अनुवाद के अनाभ्यास का है, शब्दावली की बोधगम्यता न होने का है। इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, ये जो शासन प्रशासन की भाषा और शब्दावली है, इस प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी कार्यान्वयन की जो स्थिति और संभावनाएं हैं, उन पर जब हम विचार करते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि आयोग ने जो शब्दावली बनाई है वो एक रूपी है, वो द्विअर्थी नहीं है, वो अभिधापरक है
और वो संदर्भ सापेक्ष है, उसका प्रयोग करते हुए हमें शासन प्रशासन की हिंदी का या उस हिंदी में कार्य के निष्पादन का कार्य करना चाहिए। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।